तो अब इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स की फिजियोलॉजी। और चलो हम वाइट ब्लड सेल्स को अब अच्छे से डिटेल में समझते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स आपके किन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो इन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, दीज आर द डब्ल्यूबीसीज इन विच ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। यानी कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि ये है साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसीज, इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब अगर किसी भी डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम क्या नाम दे देंगे, उनको हम नाम दे देंगे एज ग्रैन्युलोसाइट्स। अब हम समझते हैं कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। अब देखो ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। WBCs in which granules are absent in their cytoplasm are called as agranulocytes। तो इन दोनों के बारे में एक बार फिर से हम समझेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स इन विच ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म लाइक दिस। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर क्या होता है? ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स है और ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, ये भी फर्दर पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यानी कि तीन तरीके के ग्रैन्युलोसाइट हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इओसिनोफिल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेसोफिल के बारे में। और जो हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं? एग्जांपल ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स फाउंड इन आवर बॉडी कॉल्ड एज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन समझ लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। 3 ग्रैन्युलोसाइट्स मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, neutrophils, basophils and eosinophils, whereas 2 A granulocytes are found in our body that are monocytes and lymphocytes। ठीक है, अब हम नॉर्मल काउंट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो नॉर्मल काउंट है ना, नॉर्मल काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर मात्रा कितनी प्रेजेंट है उसको हम नॉर्मल काउंट बोल देते हैं। जैसे कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs होते हैं ना। अच्छा हाँ, ये भी आप एक बार ही देख लेना कि जो WBCs है उनको हम, ये वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन जो WBCs होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? और उनको हम बोल देते हैं ल्यूकोसाइट्स। RBCs को क्या बोल देते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो यानी कि WBCs का नॉर्मल काउंट या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कितने व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वो उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम TLC भी बोलते हैं। सो WBCs नॉर्मल काउंट और TLC। तो TLC की फुल फॉर्म क्या है? TLC की फुल फॉर्म है टोटल लिम्फोसाइट काउंट। तो अब कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल काउंट और टोटल लिम्फोसाइट काउंट दोनों का मतलब एक ही है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितने WBCs पाए जाते हैं। तो TLC यानी कि टोटल लिम्फोसाइट कितना है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल काउंट ऑफ WBCs या फिर TLC है आपका फ्रॉम 4000 टू 11000 पर क्यूबिक mm। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 4000 से 11000 तक व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि TLC क्या है। TLC है टोटल अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऐसी DLC क्या है? DLC है डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट। ठीक है, TLC क्या है? TLC है टोटल लिम्फोसाइट काउंट और DLC क्या है? DLC है डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट। अब देखो TLC के अंदर हमने देखा कि बॉडी के अंदर ओवरऑल व्हाइट ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट है, जबकि DLC के अंदर हम देखेंगे कि इंडिविजुअली न्यूट्रोफिल बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट है, इओसिनोफिल कितने प्रेजेंट है, बेसोफिल कितने प्रेजेंट है, मोनोसाइट कितने प्रेजेंट है और लिम्फोसाइट कितने प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारा नॉर्मल काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स कितना है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कितने मिलते हैं? वो मिलते हैं 3000 टू 6000 पर mm3। दैट इज 50 टू 70% ऑफ TLC। हमने अभी पढ़ा कि TLC क्या होता है। TLC होता है WBCs का जो है वो है 4000 से लेके 11000
पर mm³। अब देखो 4000 पर 11000 पर mm³ में से 3000 to 6000 पर mm³ तो न्यूट्रोफिल ही है। तो इसका मतलब न्यूट्रोफिल क्या बनाता है, ये 50 to 70% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट बनाता है, या फिर 50 to 70% ऑफ TLC बनाता है। अब हम देखें नॉर्मल काउंट ऑफ इओसिनोफिल कितना है। नॉर्मल काउंट ऑफ इओसिनोफिल है 200 से 400 पर क्यूबिक mm, दैट इज 3 to 5% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट, या फिर 3 to 5% ऑफ TLC। ठीक है, न्यूट्रोफिल पढ़ लिया, इओसिनोफिल पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट क्या है, थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट है हमारा बेसोफिल। सो नॉर्मल काउंट ऑफ बेसोफिल कितना होता है, फ्रॉम 10 to 100 पर क्यूबिक mm, दैट इज लेस देन 1% ऑफ TLC, यानी कि ये TLC का 1% भी नहीं है। तो आप देख सकते हो ग्रैन्युलोसाइट्स में से TLC का सबसे मेजर पार्ट कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद कौन आ जाते हैं आपके, इओसिनोफिल। उसके बाद क्या आ जाते हैं, बेसोफिल। मतलब लास्ट में आपके सबसे कम अमाउंट जो TLC का है वो बेसोफिल बना रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रैन्युलोसाइट्स की। अब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नॉर्मल काउंट ऑफ मोनोसाइट्स होता है 500 to 600 पर mm³, जो कि है 2 to 10% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट काउंट, या फिर 2 to 10% ऑफ TLC। अब बात करते हैं लास्ट लिम्फोसाइट की। जो नॉर्मल काउंट है लिम्फोसाइट का वो होता है 1500 to 2500 पर mm³, दैट इज 20 to 40% ऑफ TLC। ये देखो, ये ना एक तरह से आपको लर्न करनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि ये एक तरह से फैक्ट्स है, इसमें समझाने से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मल काउंट बताया हुआ है। और देखो आप कंफ्यूज मत होना, TLC क्या होता है, TLC होता है टोटल WBCs प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वेयर एज DLC क्या होता है, DLC होता है कि तोड़ दिया है बेसिकली। न्यूट्रोफिल के बारे में बताया कि न्यूट्रोफिल कितनी होती है, इओसिनोफिल बताया इओसिनोफिल कितनी होती है तो ये सारे WBCs ही ना। तो आप देखो कि ये सारे मिला के बनाते हैं TLC, लेकिन अगर इनको आप तोड़ दो, अलग अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा, DLC। तो यहाँ पे अब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, मेरे साथ रिपीट करो, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो चलिए इनको डिटेल में एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स है न्यूट्रोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में एक चीज कॉमन होती है, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये हमने ऊपर ही देख लिया था। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 14 µm। ये भी एक तरह से फैक्ट ही है, आपको याद करना पड़ेगा। जो न्यूट्रोफिल है वो, उनके पास जो न्यूक्लियस होता है ना, वो होता है मल्टी लोब्ड। आप देख सकते हो न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस है उसमें मल्टीपल लोब्स है। अब ये लोब्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ लोब्स, यानी कि एक न्यूक्लियस में कितने लोब्स पाए जा सकते हैं, एक न्यूक्लियस में 6 से 8 लोब्स पाए जाते हैं। अब ये लोब्स है ना, ये जो लोब्स है ना, ये मैच्योरिटी ऑफ द न्यूट्रोफिल्स को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इफ न्यूक्लियस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स, इट मीन्स द न्यूट्रोफिल इज मैच्योर। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स है 8। ठीक है, तो अगर किसी भी न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में आपको 8 लोब्स दिख गए, यानी कि ये लो एक और बना दिया, कितने हो गए, 5 6 7 8, यानी कि अब देखो इधर 8 लोब्स है, दैट इज मैक्सिमम लोब्स, यानी कि अब ये न्यूट्रोफिल हो चुका है मैच्योर। अब हम एक और चीज देखते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है उनके ग्रैन्यूल्स तो होते ही है साइटोप्लाज्म में। अब लेकिन जो न्यूट्रोफिल है ना, उनके जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जो कि होते हैं एंजाइम्स। सो न्यूट्रोफिल्स हैव ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म इनसाइड व्हिच एंजाइम्स आर प्रेजेंट। न्यूट्रोफिल्स की बात को ही आगे लेकर चलते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है आर फैगोसाइटोटिक सेल्स। न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटोटिक सेल्स, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो फैगोसाइटोटिक सेल्स है। फैगोसाइटोटिक सेल्स क्या होते हैं, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये आ गया हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करेंगे, ये जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर और ये इसको खा जाएंगे। इसको खा जाएंगे तो क्या कर लेंगे, ये फैगोसाइटोसिस। तो इसीलिए जो न्यूट्रोफिल है ना, इनको हमने फैगोसाइटोटिक सेल्स भी बोल रखा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्यों है, फर्स्ट लाइन डिफेंस इसलिए है क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू होता है, तो सबसे पहले उस इश्यू को जो सेल्स, जौन से सेल सबसे पहले एलर्जी हो गई मान लो कोई, या फिर हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई,
तो उस साइट पर सबसे पहले जो सेल्स जाते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोल रखा है। एंजाइम्स प्रेजेंट हेल्प्स इट टू परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। अब हमने अभी देखा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। वो फैगोसाइटोसिस किसकी मदद से करते हैं? वो फैगोसाइटोसिस करते हैं एंजाइम्स की मदद से। और ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स के अंदर। यहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल्स कंप्लीट हो गया। एक लास्ट बात जान लो, दैट न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स फीवर मीडिएटर एंड कैन कॉज फीवर और पायरेक्सिया। जो न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर कुछ फीवर मीडिएटर सब्सटेंस भी रहता है जो कि हमारी बॉडी में फीवर कर सकता है या फिर पायरेक्सिया। फीवर का ही दूसरा नाम पायरेक्सिया होता है। और फीवर का मतलब क्या होता है? फीवर का मतलब होता है हमारा जो बॉडी है उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीज होना, इज कॉल्ड एज फीवर। यानी कि न्यूट्रोफिल बेसिकली फीवर भी करा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स जिनका नाम है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का भी डायामीटर न्यूट्रोफिल जितना ही होता है, दैट इज 10 to 14 न्यू एम। इनके पास मल्टीलोब न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास होता है बायलोब न्यूक्लियस। बायलोब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही लोब्स दिखेंगे। ये देखो, ये रहा बायलोब न्यूक्लियस। अब ये जो दो लोब्स होते हैं ना न्यूक्लियस के, ये पता है किससे कनेक्टेड होते हैं? ये होते हैं एक मटेरियल से कनेक्टेड जिसका नाम है क्रोमैटिन। So the two lobes of eosinophils nucleus are connected by a substance called as chromatin. They show mild phagocytosis, यानी कि ये भी थोड़ा बहुत फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया ना कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो जो इओसिनोफिल्स है वो भी थोड़ा बहुत फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। इओसिनोफिल्स एक्ट्स ऑन द साइट ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है ना, तो इओसिनोफिल्स पहुंच जाते हैं उधर अपना कमाल दिखाने के लिए। अब देखो, हिस्टामिन प्रोड्यूस एलर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसका मेन कारण कौन सा केमिकल है? हिस्टामिन। जो हिस्टामिन केमिकल है दैट प्रोड्यूस एलर्जी इन आवर बॉडी। और इओसिनोफिल क्या करता है? इओसिनोफिल ना रिलीज कर देता है हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज क्या करता है? हिस्टामिन को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है? रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो कि बेसिकली इओसिनोफिल काम कैसे करता है। फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल देख लेते हैं। बेसिकली देखो, हमारी बॉडी में जो भी एलर्जी हो रही होती है ना, वो एक केमिकल की वजह से हो रही होती है जिसका नाम है हिस्टामिन। तो इओसिनोफिल क्या करता है? वो हिस्टामिनेज रिलीज कर देता है बॉडी के अंदर, ताकि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये रिड्यूस हो पाए। अब सेकेंड फंक्शन देखते हैं हम इओसिनोफिल का। इओसिनोफिल्स प्रोवाइड्स म्यूकोजल इम्यूनिटी। म्यूकोजल इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? देखो, आपके बॉडी में कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स जिसको हम जीआईटी भी बोलते हैं, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट। इन सब ट्रैक्ट में ना एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। मान लो कि ये ट्रैक्ट है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हमने क्या नाम दिया है? म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोजल लेयर। ठीक है। अब नियर जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, lots of eosinophils are present because these tracts contains mucosal membrane. अब इन सब जगहों पे जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सब जगहों पे इओसिनोफिल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हमें देखने को मिल जाते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं हमें? क्योंकि ये जो इओसिनोफिल्स है ना, ये म्यूकोजल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? म्यूकोजल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है इन सभी ट्रैक्ट्स में, इन सभी ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इओसिनोफिल्स के फंक्शंस, इओसिनोफिल्स के जो डायामीटर है वो सब भी कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स कॉल्ड एज बेसोफिल्स। देखो, सारे ग्रैन्युलोसाइट्स का डायामीटर तो सेम हो गया, तो हमारे एक याद करने की चीज बच गई। इसका भी डायामीटर कितना होता है? इसका भी डायामीटर होता है 10 to 14 न्यू एम, जस्ट लाइक इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो बेसोफिल होते हैं ना, वो इओसिनोफिल को साइट ऑफ एलर्जी की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। मान लो यहाँ पे आपके कोई एलर्जी हो गई, ठीक है, ये आपके कोई एलर्जी हो गई। इस एलर्जी में सबसे पहले जाएंगे बेसोफिल्स। ये आ गए बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करेंगे? बेसोफिल्स अट्रैक्ट करेंगे इओसिनोफिल्स को इस एलर्जिक रिएक्शन की तरफ। अब जब इओसिनोफिल्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे बेसोफिल्स के अट्रैक्ट करने की वजह से, तो जो इओसिनोफिल है वो क्या करेंगे? इओसिनोफिल हिस्टामिनेज रिलीज कर देंगे, जिससे कि देयर विल बी रिड्यूस इन दी एलर्जिक रिएक्शन। तो
तो बेसोफिल का काम क्या होता है? बेसोफिल का काम होता है कोई एलर्जी हो गई है तो उस एलर्जी की तरफ इयोसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करना। आगे के फंक्शंस हम देख लेते हैं बेसोफिल्स के। माइल्ड फैगोसाइटोसिस, ये भी थोड़ा बहुत फैगोसाइटोसिस दिखा देता है। देखो जो बेसोफिल है ना, इट कंटेन्स ECFA। ECFA ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ECFA की फुल फॉर्म क्या है? ECFA की फुल फॉर्म है इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एनाफाइलेटिक। इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एनाफाइलेटिक। जो हमारा बेसोफिल है ना, वो कंटेन करता है ECFA को। अब देखो कैसे होता है काम। इधर मान लो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, अब क्या होगा? बेसोफिल जाएगा सबसे पहले इस एलर्जिक रिएक्शन पे, इस एलर्जी के पास या इन्फेक्शन के पास बेसोफिल जाके इसके ऊपर छिड़क देगा ECFA। और ये जो ECFA यानी कि इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एनाफाइलेटिक है, ये इस एलर्जिक रिएक्शन की तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा? इयोसिनोफिल्स को। थर्ड फंक्शन देख लेते हैं बेसोफिल का। थर्ड फंक्शन बेसोफिल का है दैट बेसोफिल कंटेन्स हेपेरिन दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग एंड मेंटेन फ्लूइड नेचर ऑफ ब्लड। बेसोफिल कंटेन करता है हेपेरिन को, और हेपेरिन का क्या काम होता है? हेपेरिन एक केमिकल है जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है और जो ब्लड है उसका फ्लूइड नेचर बरकरार रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रैन्युलोसाइट्स है WBCs के, वो कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा बहुत ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमको पता ही है ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस। अपने साइजेस के अनुसार लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। जो लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका डायमीटर सेम होता है ग्रैन्युलोसाइट्स जैसा, यानी कि 10 to 14 न्यूएम। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत बदलाव है। जो स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं उनका डायमीटर छोटा होता है, इससे छोटा होगा। तो उनका डायमीटर कितना होता है? उनका डायमीटर होता है 7 to 10 न्यूएम, जो कि इससे यानी कि लार्ज लिम्फोसाइट के डायमीटर से छोटा है। लिम्फोसाइट्स हैव सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि उनके पास मल्टीलोब्ड बायलोब्ड ऐसे न्यूक्लियस नहीं होते। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके पास होते हैं सिंगल न्यूक्लियस, कुछ ऐसे देखो, बस एक ही न्यूक्लियस है, कोई लोब वोब कुछ नहीं है। और लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। अब देखो जो लिम्फोसाइट्स है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और लिम्फोसाइट्स को हम आगे कवर करेंगे इम्यूनिटी की वीडियो में। जो मैं इम्यूनिटी की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम लिम्फोसाइट्स के फंक्शन वगैरह सब कवर करेंगे। लेकिन अभी आप जनरल समझ लो, अगर आप पे ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखना होगा, तो आप क्या फंक्शन लिखोगे लिम्फोसाइट का? आप लिखोगे कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस मेजर पार्ट ऑफ इम्यूनिटी इन आवर बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है उसका मेजर काम क्या है? उसका जो काम है वो हमारे जो इम्यूनिटी है ना बॉडी की, उस इम्यूनिटी का मेजर पार्ट बना देती है। और उसका सेकेंड फंक्शन क्या हुआ? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, यानी कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आपके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट ए ग्रेन्युलोसाइट पे, जिसका नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि है 14 to 18 न्यूएम। आपने देखा होगा अब तक या तो डायमीटर 10 to 14 न्यूएम चल रहा है या फिर 7 to 10 न्यूएम चल रहा है, लेकिन जो मोनोसाइट्स है उसको लार्जेस्ट WBCs कहा गया है क्योंकि उसका डायमीटर लार्जेस्ट है, दैट इज 14 to 18 न्यूएम। अब हम फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है मोनोसाइट्स का? फॉलो न्यूट्रोफिल्स एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। देखो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है वो तो होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल हमारे होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन जो न्यूट्रोफिल के पीछे पीछे जाते हैं इन्फेक्शन, एलर्जी, इन सब चीजों से लड़ने के लिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोनोसाइट्स। इसीलिए मोनोसाइट्स को हमने क्या बोला हुआ है? मोनोसाइट्स को हमने बोला हुआ है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स के कुछ और भी फंक्शन है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है दैट मोनोसाइट डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स। जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्यूमर सेल्स कैंसरस सेल्स होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, और इन सेल्स को मारने का काम किसका है? मोनोसाइट्स का। ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। थर्ड फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स है मोनोसाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू मैक्रोफेजेस।
मैक्रोफेजिस का क्या मतलब हुआ? मैक्रो का मतलब हुआ बड़ा, फेजिस का क्या मतलब हुआ? फेजिस का मतलब हुआ दैट दे ऑल्सो फॉर्म फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो मोनोसाइट्स है वो भी फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। तो मोनोसाइट्स के फंक्शंस भी अब खत्म हो गए हैं। हमने WBCs के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स को भी डिटेल में पढ़ा, ए ग्रैन्युलोसाइट्स को भी डिटेल में पढ़ा। इसी के साथ हमने टाइप्स भी पढ़ लिए ग्रैन्युलोसाइट्स के और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के, और हमारा WBCs पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, सो डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन ऑन द वीडियो, और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।